मगरबी बंगाल की मौजूदा सूरत हाल पर बीजेपी के वफद ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। वफद ने रियासत की नज़्म ज़ब्त की सूरत हाल के पेश नज़र इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक जल्द नाफिज करने का कमीशन से मुतालबा किया है। उधर इलेक्शन कमीशन के डिप्टी कमिश्नर सुदीप जैन बुध को कोलकाता का दौरा करेंगे। इलेक्शन कमीशन जनवरी में मगरबी बंगाल का दौरा करेगा। सत्रह तारीख को सुदीप जैन डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर वो जाएंगे पश्चिम बंगाल में। हम लोग जितना कंप्लेंट दिए हैं, सिर्फ हम लोग नहीं और भी राजनीतिक दल भी जो कंप्लेंट और ऑब्जर्वेशन किया है वो पूरा जांच करेंगे और उसके बाद पूरा यहाँ फुल बेंच और इलेक्शन कमीशन मीट करेंगे। हम लोग को इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग जो भी कंप्लेंट्स या ऑब्जर्वेशन दिया है वो सब सीरियसली उन्होंने देखेंगे, उसको जांच करेंगे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरा सिक्योरिटी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के लिए जो स्टेप्स लेना है वो लोग करेंगे। 3 IPS अफसरों की दहली तलबी के मामले पर मरकज और मगरबी बंगाल हुकूमत के बीच खींचतान जारी है। ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला इस मामले पर तीनों अफसरों और रियासती हुकूमत को नोटिस जारी कर सकती है और तीनों अफसरों को दहली न भेजने के मामले में वजाहत तलब कर सकती है। ख्याल रहे कि JP नड्डा के कोलकाता दौरे के दौरान हुए तशद्दुद के मामले पर मगरबी बंगाल के गवर्नर के जरिए वजारत दाखिला को रिपोर्ट दी गई थी। कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत की तरफ से पेश किए गए गांव कुशी मुखालिफ बिल पर पेशरफ्त रुक गई है। आज जबरदस्त हंगामों के बाद कर्नाटक कानून साज काउंसिल का इजलास फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। हुक्मरान बीजेपी अरकान कानून साज काउंसिल चेयरमैन प्रताप चंद्र शेट्टी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करना चाहती थी। आज काउंसिल में उसी बीच काफी ड्रामाई मनाजिर देखने को मिले। बीजेपी और JDS अरकान ने मिलकर आज काउंसिल में नायब चेयरमैन को नशिस्त पर बिठा दिया था, जिस पर कांग्रेस अरकान बरहम हो गए और जबरदस्ती चेयरमैन को नशिस्त से हटा दिया। इसी दौरान हंगामा आराई के बीच चेयरमैन के मेज को नुकसान पहुंचाने और माइक छीन लेने की कोशिश की गई। कानून साज काउंसिल में तोड़फोड़ की भी कोशिश की गई। कांग्रेस और बीजेपी अरकान के दरमियान खींचतान हुई और मार्शल्स को मुदाखलत करके बीच बचाव करना पड़ा। याद रहे कि 5 दिन पहले भी काउंसिल का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया था। दरअसल कर्नाटक कानून साज काउंसिल का इजलास शेड्यूल के मुताबिक 7 से 15 दिसंबर तक मुनक्किद होना था, लेकिन काउंसिल चेयरमैन ने कार्रवाई की मुद्दत कम कर दी थी, जिस पर हुक्मरान बीजेपी अरकान काफी बरहम थे। नाजरीन को बता दें कि कर्नाटक कानून साज काउंसिल में कांग्रेस और JDS मेंबरान की तादाद हुक्मरान बीजेपी अरकान से ज्यादा है। देखिए, टसल की बात नहीं है। चेयरमैन जो है अपना बहुमत खो चुके हैं। JDS और हम साथ में आए हैं और उन पर अविश्वास प्रस्ताव है। उस पर चर्चा करने के बजाय जिस तरह से कुछ MLA MLC कुछ ऐसे जो आजकल गुंडे बन जाते हैं, ऐसे ही कुछ गुंडे सदन में आ गए हैं किसी न किसी बहाने। उन गुंडा तत्वों ने उपाध्यक्ष को चेयर पर से फिजिकली उठा के हटाया, दुर्व्यवहार किया। बहुत निंदनीय है और 100 वर्ष के हमारे काउंसिल के इतिहास में ऐसा शर्मनाक दिन नहीं देखा गया। मुझे भी आज शर्म आ रही है जो 6 करोड़ की जनता हमारे को देख रही है, आज हमारे बारे में क्या सोच रही है। No tussle. Today the session was called. We were all supposed to sit in the house. And before that, the deputy chairman sat in the chairman's chamber because chairman has to conduct the house. When the chairman comes and conducts the house, they can ask any kind of question or they can do this galata at that time. Before that only they have violated the constitution. That is why this happened. And chairman came and adjourned the house for sine die. The BJP and the JDS people made the deputy chairman sit on the chair illegally when the bell was going on. The house was not in order. They didn't wait for the chairman to come. The chairman was waiting for the bell to stop. The BJP and the JDS. It is very unfortunate that the government that is in power, the BJP, is doing such unconstitutional work and they have made the deputy chairman sit illegally. We as Congress people, we protested that. We asked him to get down from the chair. He didn't get down from the chair. The chairman then, we had to evict him literally because he was an illegal sitting of the deputy chairman. When the bell stopped, the chairman came. He saw that the house was not in order. He could not control the house and he has adjourned the house sine die. So any proceedings after this is totally illegal and unconstitutional.
उत्तर प्रदेश के सियासी उफक पर नई सियासी जमात नमूदार होने जा रही है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी किस्मत आजमाएगी। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि 2022 के उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूपी में सियासी जमातों ने आवाम को धोखा दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि गंदी सियासी और बदनवान लीडरों की वजह से रियासत तरक्की नहीं कर सकी। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में यूपी के बहुत भाई बहन रहते हैं। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई गई है, दिल्ली में रहने वाले कई यूपी के लोग मेरे पास आए। यूपी से भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे संगठन मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी को यूपी का चुनाव लड़ना चाहिए। जो सुविधाएं आपने दिल्ली में दी हैं वो यूपी में रहने वाले हमारे परिवारों को भी मिलनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि हमारी छोटी सी पार्टी ये कैसे करेगी, तो उन्होंने कहा जी यूपी की जनता अब इन पुरानी पार्टियों से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। यूपी के लोग ही आगे आएंगे, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे और यूपी को अपनी जागीर समझने वाले इन बड़े बड़े नेताओं को हराएंगे। महाराष्ट्र असेंबली के दूसरे दिन सख्त हंगामे के बाद इजलास मुलतवी कर दिया गया। बीजेपी मराठा रिजर्वेशन पर हुकूमत के तर्ज अमल पर सख्त हंगामा किया। बीजेपी ने कहा कि जब तक इन बिलों पर हुकूमत अपोजिशन के साथ मुशावरत नहीं करती तब तक एहतजाज करते रहेंगे। महाराष्ट्र में गुज़श्ता शब रिमझिम बारिश के सबब सड़कें गीली हो गई थी। जगह जगह ट्रैफिक जैम लग गया था। इसके सबब मुंबई नासिक हाईवे पर भिवंडी के पास 3 ट्रक सड़क से 30 फुट नीचे खाई में जा गिरे। ड्राइवरों का कहना है कि उनके ब्रेक फेल हो गए। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। साथ में इसमें एक एलपीजी का टैंकर भी था जो लीक हो जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। हादसा ये हुआ, गाड़ी मैंने ओवरटेक किया, ठीक है, ब्रेक लिए, ब्रेक नहीं आए, जब स्टीयरिंग काटा तो स्टीयरिंग फेल हो गया, ब्रेक भी नहीं आया ना स्टीयरिंग फेल हो गया, गाड़ी इधर आ गई। कुत्तों के लिए खाना न बनाने पर एक भाई ने अपनी सगी बहन को गोली मारकर कत्ल कर दिया। ये मामला मेरठ के भावनपुर थाना इलाके के कैलाश वार्ड का कॉलोनी का है, जहां कुत्तों की खरीद फरोख्त का कारोबार करने वाले शख्स ने गुस्से और में सिर्फ इसलिए अपनी बहन को गोली मारी और कत्ल कर दिया कि बहन ने रोज़ाना 1 दर्जन से ज़्यादा कुत्तों का खाना बनाने से परेशान होकर खाना बनाने से मना कर दिया। और इस चीज़ को लेकर भाई बहन में तकरार के कुछ देर बाद आशीष नाम के इस शख्स ने अपनी बहन पारुल को पीछे से सर में गोली मार दी और दूसरी गोली पारुल के सीने में उतार दी गई। पारुल की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देकर आशीष फरार हो गया, लेकिन देर रात पुलिस ने आशीष को गिरफ्तार कर लिया। आज भावनपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति है आशीष नाम का, जिसकी उम्र लगभग 25 साल है। ये कैलाश वार्ड का सी ब्लॉक का रहने वाला है। इसके द्वारा अपनी बहन, जिसका नाम पारुल है, उम्र लगभग 23 साल के आसपास है, उसकी हत्या कर दी गई है। जो कारण निकल के आ रहा है वो इस तरह का है कि इस व्यक्ति ने 18-20 कुत्ते पाल रखे थे और रोज़ अपनी बहन से कहता था कि इनके लिए रोटियां बनाने के लिए, और बहन के द्वारा इसके लिए मना किया जाता था कि रोज़ रोज़ वो इतना नहीं कर सकती है। इसी बात पे आज बहन इसको डांट रही थी, तो इसने आवेश में आके उसको गोली मार दी है, जिसमें उसकी हत्या हो गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पर फिर आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पास यूं तो कहने को हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, मगर बदनज़मी का आलम यह है कि अगर हुकूमत इसे सालाना ग्रांट न दे तो मुलाजमीन को तनख्वाहें भी अदा नहीं की जा सकती हैं। बोर्ड की इनकम कहाँ जाती है और इससे होने वाले फलाही काम क्यों बंद हो गए हैं, इसे लेकर मध्य प्रदेश की समाजी तंजीमों ने बोर्ड से अपनी इनकम और अखराजात को वाज़ेह करने का मुतालबा किया है। समाजी तंजीमों का कहना है कि पहले इसी बोर्ड से मुकाबला जाती इम्तहानात के लिए तलबा को मुफ्त कोचिंग देने के साथ तलबा को आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप भी फराहम करने का काम किया जाता था, मगर गुज़श्ता 10 सालों से ये सब कुछ बंद हो गया है। समाजी तंजीमों ने अपने मुतालबात को लेकर आज फिर MP वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान से मुलाकात करते हुए बोर्ड की इनकम और अखराजात को आवामी तौर पर जाहिर करने और फलाही काम को दोबारा शुरू करने का
मुतालबा किया है। और आइए इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, अजीब व गरीब मामला है, औकाफ का पूरे मुल्क में यही हाल है, लेकिन एमपी में जिस तरह से करोड़ों की जायदाद है और हिसाब किताब दिखता नहीं है, क्या लूट मची है वक्फ बोर्ड में? जिलानी में बता दें पहले तो ये कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन को 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। 1 करोड़ का बजट मध्य प्रदेश हुकूमत जो है इनको देती है। अगर इसकी बात करें तो 2001 के सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पास 85,000 करोड़ की इमलाक है। अब आप खुद अंदाजा कीजिए कितनी बड़ी इमलाक होने के बावजूद सोने की कान पे बैठे हुए कंगाले क्यों मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ समाजी तंजीमों के लोग मौजूद, जमीयत उलमा ने भी मुलाकात की। जो है आखिर क्या वजह, आपने क्या मुतालबा किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश की जानिब से आप आज जो है वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों से मुलाकात करने आए थे, पर अफसोस की बात है कि यहाँ वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार मौजूद नहीं है। फिर हमने डाक में जो है इसका ज्ञापन दिया है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की 2.5 करोड़ रुपए की आमदनी है और मध्य प्रदेश शासन से भी 1 करोड़ रुपए इसको ग्रांट मिलती है। पर अफसोस की बात यह है कि इतनी बड़ी रकम के बावजूद मुसलमानों की फलाह और बहबूदी के कोई काम वक्फ बोर्ड के जरिए नहीं की जा रहा। फलाही काम क्यों नहीं हो पा रहा, जबकि इसी वक्फ बोर्ड में पहले यहाँ पे कोचिंग भी चलाई जाती थी और स्कॉलरशिप भी दी जाती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कॉलर भी दी जाती थी और कोचिंग भी चलाई जाती थी। इसी तरीके से सर्दियों के अंदर गरीबों को कंबल और रज़ाई वगैरह भी तकसीम की जाती थी और भी बहुत सारे फलाही काम वक्फ बोर्ड के ज़रिए से किए जाते थे। लेकिन अब चूँकि हालात कुछ इस किस्म के हो गए कि यहाँ एक तो मुस्तकिल जो है कोई ज़िम्मेदार नहीं है और जिन लोगों को आर्जी तौर पर ज़िम्मेदार बनाया गया है वो लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अभी जैसे आज ही हम मेमोरेंडम देने के लिए आए थे, लेकिन मालूम हुआ कि ना सीओ साहब हैं ना प्रशासक साहब हैं, तो इस तरीके से यहाँ काम होंगे कैसे? अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हज़ारों करोड़ रुपए की संपत्ति है, तकरीबन 85,000 या उससे भी ज़्यादा करोड़ रुपए की संपत्ति है। उसकी एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें जांच ही होना चाहिए कि इतनी बड़ी संपत्ति है, उसकी आमदनी इतनी कम कैसे है। और दूसरी ये भी कि पिछले तो बाकायदा यहाँ पर कमेटियाँ बनी हुई थी, उनकी भी जाँच होना चाहिए कि उन कमेटियों ने क्या काम किया और उसकी आमदनी के मामले में और खर्च के मामले में साफ शफाफियत इख्तियार करते हुए सबके सामने जाहिर करें। गवर्नमेंट चाहती है कि हर जगह ट्रांसपेरेंसी हो। हम आपको बताएं कि यहाँ पे इसी वक्फ बोर्ड में पीछे पहले जो है कैमरे लगे रहते थे, लेकिन अब कैमरे भी नहीं है। देखिए, कैमरे तो नहीं है यहाँ पर, तो इससे ये शक व शुबात पैदा होती है कि जाहिर सी बात है कि वक्फ बोर्ड में चल क्या रहा है, क्योंकि कौम की फलाह और बहबूदी के काम तो नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर वो काम अगर जाहिर होते तो जाहिर सी बात है कि कैमरे भी होते और लोग भी होते, आवाम को भी पता चलता। अभी वक्फ बोर्ड के पुराने प्रशासक अध्यक्ष के ज़माने में वक्फ बोर्ड की बड़ी प्रॉपर्टी सरकारी लैंड रिकॉर्ड में चढ़ा दी गई। इससे बड़ी नाअहली की बात क्या होगी? बताता चलूं कि 36,416 वक्फ प्रॉपर्टी को रेवेन्यू रिकॉर्ड में सरकारी लिख दिया गया और बोर्ड सोता रहा। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि इतनी बड़ी गलती या फिर मिली भगत कहेंगे इसको, कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को सरकारी लैंड रिकॉर्ड में चढ़ा दिया गया। वक्फ बोर्ड मध्य प्रदेश के सदर के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। तो मेरा मानना तो ये है कि कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की मिली भगत भी है ये, कि इतनी बड़ी भूमियों को, वक्फ जायदादों को सरकारी बता देना और उसके बाद उसके ऊपर वक्फ बोर्ड के जरिए कोई एक्शन न लेना, तो मेरा मानना यह है कि वक्फ बोर्ड इसकी खुद जिम्मेदार है। एक चीज़ और मैं आपको जिलानी बता दूं कि भोपाल जो तारीखी शहर कहा जाता है, राजधानी है, यहाँ की तारीखी मसाजिद, चाहे मोती मस्जिद की बात करें, सूफिया मस्जिद की बात करें, वो सब मसाजिद जो आज से सैकड़ों साल पहले नवाबिन के में बनी थी, उन सब की मस्जिदों समेत 121 मस्जिदों को रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो है नाजायज कब्जा बता दिया गया है और उस पर भी शहर के लोग खामोश हैं। देखिए, हो क्या रहा है कि जिस तरीके से हमारे वक्फ बोर्ड की नाअहली है कि जिसके बुनियाद पर, जबकि पूरा एक महकमा है और हुकूमत की तरफ से जो है इसकी बाकायदा ग्रांट दी जाती है और इसको ये पावर है कि वो अपनी चीज़ों की हिफाजत करे, अपनी संपत्तियों की हिफाजत करे, औकाफ की ज़मीनों की, औकाफ की संपत्तियों की। लेकिन कहीं ना कहीं मामला ऐसा नज़र आता है कि ये जिसको कहते हैं भ्रष्टाचार चरम पर है। यानी कि अपनी तरीके से जो है यहाँ पर जो लोग आते हैं वो एक दूसरे से पूछते हैं कि कितना छोड़ा कितना खाया, तो कितना खाया। वैसे में जो है जिम्मेदारियाँ, क्योंकि अगर ये नहीं कर रहे हैं तो समाजी तंजीमों की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं।
देखिए, समाजी तंजीमें अपनी जगह बेदार हैं, आवाम भी कुछ हद तक बेदार है, पर जब वो यहाँ पर आते हैं और उनको जिम्मेदारी नहीं मिलते हैं तो क्या करेंगे वो? तो आखिर फिर जो है अपना बोरिया बिस्तर लेकर बेचारे वापस चले जाते हैं इस इंतज़ार में कि वक्फ बोर्ड के ज़रिए कुछ काम होंगे, पर हर साल जो है उनको सिर्फ जो है निराशा ही, मायूसी हाथ लगती है। हम आपको ये बता दें कि मध्य प्रदेश में जब मेहताब वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, वक्फ बोर्ड में कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो ये समाजी तंजीमें कानूनी रास्ता क्यों तलाश नहीं करती? क्योंकि औकाफ को बचाना क्या सिर्फ वक्फ की जिम्मेदारी है, समाजी तंजीमों की जिम्मेदारी नहीं है? जिलानी मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड और जो है समाजी तंजीमों की बात करें तो यहाँ पर 18,000 से ज़्यादा मुकदमे जो है, चाहे ट्रिब्यूनल की बात करें या लोअर कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, तो 18,000 से ज़्यादा मुकदमे पेंडिंग है। और जाहिर सी बात है, मुकदमे जो है किए जाते हैं जिनको मालूम है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 2018 से कोई सरबराह नहीं है, न कोई कमेटी है और न कोई चेयरमैन है। जब नहीं है तो जाहिर सी बात जो सरकारी अफसरान यहाँ पर होते हैं वो अपने तरीके से आते हैं और चले जाते हैं। और यहाँ पर अगर मुस्लिम कम्युनिटी ने अपनी बेदारी का सबूत नहीं दिया, जैसा कि मैंने पहले बताया कि भोपाल की वो मस्जिद जो 1857 के बाद जो भोपाल में बनाई गई थी, वो मोती मस्जिद को यहाँ पर रिकॉर्ड में जो है नाजायज कब्जे में लिख दिया गया है। सूफिया मस्जिद को लिख दिया गया। 121 मस्जिदें इस तरह से लिख दी गई हैं और शहर के लोगों की खामोशी भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस पूरी बातचीत के लिए। शहर के लोगों को अब जागना पड़ेगा, बेदार होना पड़ेगा, सरकार को भी बताना पड़ेगा और जैसा कि कानूनी मामलात है उसको मरकज़ी सरकार और मरकज़ी जो वक्फ बोर्ड है वहाँ तक पहुँचाने की भी ज़रूरत है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मारूफ खलाई साइंसदान रोडम नरसिम्हा इंतकाल कर गए। मारूफ खलाई साइंसदान पद्म विभूषण प्रोफेसर रोडम नरसिम्हा का पीर की रात बेंगलुरु में इंतकाल हो गया। वो 87 बरस के थे। प्रोफेसर नरसिम्हा अमराज कल्ब में मुब्तला थे, लेकिन ब्रेन हैमरेज के सबब वो वफात पा गए हैं और एक प्राइवेट अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। जंगी तैयारा तेजस का डिज़ाइन बनाने और उसे तैयार करने में प्रोफेसर नरसिम्हा ने काफ़ी अहम किरदार निभाया था। प्रोफेसर नरसिम्हा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी के साइंसी मुशीर और नेशनल स्पेस लेबॉर्ट्री के डायरेक्टर रह चुके थे। खलाई साइंस के शोबे में उनकी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत ने उन्हें साल 2013 में मुल्क के दूसरे सबसे बड़े एजाज़ पद्म विभूषण से नवाजा था। प्रोफेसर रोडम नरसिम्हा की वफात पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इजहार ताज़ियत किया है और वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि प्रोफेसर रोडम साइंस और इख्तिरा की ताकत से हिंदुस्तान की तरक्की के मुतमन्नी थे। गांधरबल जिले के पहाड़ी इलाके में 3 बहनें खुदा के रहमो करम पर जिंदगी गुजार रही हैं। इन लड़कियों का बाप मुनशियात के ट्रांसपोर्ट के केस में जेल में कैद हैं और मां का हाल ही में इंतकाल हो गया। पेश जावेद भट्ट की खास रिपोर्ट। तीन बहनों का नहीं है कोई पुरसाने हाल। बाप जेल में है बंद, मां के साए से हो गई महरूम। खुदा के रहमो करम पर गुजार रही है जिंदगी। इस वक्त सहारे की है अशद जरूरत। 15 साला रूहीना वालिदैन के अदम मौजूदगी में अपनी दोनों छोटी बहनें 9 साला मुस्कान और 8 साला जोया का ख्याल रख रही हैं। गांदरबल के पहाड़ी इलाके बंजर बस्ती में टीन के शेड में रह रही ये तीनों बहनें इन दिनों बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रही हैं। इन लड़कियों के वालिद पिछले 2 साल से जेल में बंद हैं। ताहम मां ने बेटियों को बाप की कमी का एहसास होने नहीं दिया और वो दिन रात मेहनत करके इनका पेट भरती रही और पढ़ाई का खर्च उठाती रही। बदकिस्मती से ये लड़कियां अब अपनी मां के साए से महरूम हो गई हैं। हालिया दिनों दिल का दौरा पड़ने से इनकी मां का इंतकाल हो गया। अब ये लड़कियां बिल्कुल बेसहारा हैं। बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि शदीद ठंड के इस मौसम में इन लड़कियों पर क्या बीत रही होगी। न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे ने जब इनसे मुलाकात की तो इनका दर्द यूं छलका। हम इसी शहर में रहते हैं, हम 3 बहनें अकेले रहते हैं, हमारा कोई भी नहीं है। सारा वही थी जो गई, जिसने हमें कमा के कुछ खिलाए, कुछ काम करके नरेगा काम करती थी, घर में जाके कपड़े
हमें 2 सालों में पढ़ाया, कुछ भी करके हमें पढ़ा के खिलाया भी, कुरान भी पढ़ा है, सब कुछ किया। खाने के साथ कोई भूखा कोई भी नहीं मरता है, मगर जिसके सर पे कोई छाता नहीं होता उसी पे मरता। हमारा पापा बन हुआ तो माँ थी हमारे सर का छाता, वो भी गई तो अब हमारा कौन है? तो बस हमें पापा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कभी जाके बैठते, कभी सोते, कभी डर लगता है शर्म में। इन दोनों को मैं सोने देती हूँ, खुद रात भर बैठती हूँ, कोई भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? तो एक ही काम करो, जहर देखो मार डालो हमें, एक ही। और कौन है हमारा? कोई भी नहीं है अपना। रूहीना के मुताबिक इनके वालिद उस जुर्म की सजा काट रहे हैं जो कि उन्होंने किया ही नहीं है। अपने वालिद को जेल से छुड़ाने, वकील की फीस अदा करने के लिए इन्होंने अपनी जमीन और घर तक बेच दिया। ताहम सब कोशिशें जाया हुईं। ये लड़कियां अदालत से गुजारिश कर रही हैं कि इनके वालिद को मुख्तसर मुद्दत के लिए ही सही छोड़ा जाए, ताकि वो इस मुश्किल घड़ी में खुद को गैर महफूज तसव्वुर न कर सके। मेरे पापा को बेगुनाह फंसाया गया, जिसका गाड़ी था, जिसने काम की, उसको नहीं लिया। हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ से पैसे ला के दी? जो भी जमीन था हमने बेचा और कुछ नहीं, हमारी यही जमीन, इसमें हम बैठे कीजिए बेचे। जज साहब से गुजारिश करते कि हमें पापा को 3 महीनों के लिए छोड़ दिया जाए। जो भी सबसे बड़े लीडर है, कोई भी, हमें यही गुजारिश कि हमें पापा को 3 महीने के लिए छोड़ दिया जाए। जो मौसम है, इस दिनों में बर्फ पड़ रहा है, तो ठंड की हालत है इनकी, और खाने पीने की भी मजबूरी है। मतलब गरीबी है इस गाँव में, तो वो अपने घर पालते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। इनके साथ क्या मदद कर देंगे वो? जरूरत इस बात की है कि अदलिया और मुतल्लिका हुक्काम इन तीनों बहनों के मामले पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर गौर करे। किस्मत के मारे इन लड़कियों को इस वक्त सहारे की अशद जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गांदरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, पार्लियामेंट का सरमाई इजलास मुनक्किद नहीं होगा। जी हां, पार्लियामेंट का सरमाई इजलास मुनक्किद नहीं होगा। आलमी वबा कोविड की वजह से मरकज ने उठाए कदम। मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान ने इजहार तशवीश किया था। पार्लियामेंट का बजट सेशन जनवरी 2021 में मुनक्किद किया जाएगा। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने किया था सवाल, पार्लियामेंट के सरमाई इजलास पर हुकूमत से जानकारी चाहिए थी। बड़ी खबर, पार्लियामेंट का सरमाई इजलास मुनक्किद नहीं होगा। आलमी वबा कोविड की वजह से मरकज ने उठाए कदम। मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान ने इजहार तशवीश किया। पार्लियामेंट का बजट सेशन जनवरी 2021 में मुनक्किद किया जाएगा। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने किया था सवाल, पार्लियामेंट के सरमाई इजलास पर हुकूमत से जानकारी चाहिए। तो पार्लियामेंट का सरमाई इजलास मुनक्किद नहीं होगा। कोविड-19 की वजह से मरकज ने यह कदम उठाया है। मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान ने इजहार तशवीश किया था। पार्लियामेंट का बजट सेशन जनवरी 2021 में मुनक्किद किया जाएगा। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने किया था सवाल, पार्लियामेंट के सरमाई इजलास पर हुकूमत से जानकारी चाहिए। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, बोरिस जॉनसन होंगे यौम जमहूरियत तकरीब में मेहमान खुसूसी। बरतानिया वजारत खारजा ने की तस्दीक। बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी का दावतनामा कबूल किया है। जी हाँ, अगले यौम जमहूरिया में बोरिस जॉनसन मेहमान खुसूसी होंगे। बरतानिया की वजारत खारजा ने इसकी तस्दीक कर दी है। बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी का दावतनामा कबूल किया है।